आती नहीं है। नहीं, अलग यहाँ पे अलग एक जो मतलब ये है कि ये मैं हाँ, वो बोलता पिच हूँ समझ आ जाती है हाँ कि हाँ सेम है कि हाँ नहीं है। और जो एक बंदे का बोलने का एसेंट होता है ना वो समझ में आ हाँ। जाता है। नहीं लेकिन आवाज़ से लगा था कि काफ़ी एज पर्सन होंगे, अच्छा। मतलब मैच्योर आवाज़ है फोन पे ओके, सो रेविट हम अब 2023 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अभी लास्ट मंथ ऑलरेडी 24 रिलीज़ कर दिया है, बट प्रीफर मैं नहीं करूँगा। अब आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है आप किस वर्जन को यूज़ कर पाएंगे। अब अगर आपको 23 वर्जन रन करना है, एक तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जितना लेटेस्ट वर्जन आप यूज़ करेंगे तो उसमें लाइसेंस इशू उतने ज़्यादा आएंगे। स्टेबल कौन सा है इस टाइम पे 2020 2020 तो आप वही डाल देना सबसे था। स्टेबल चला सकते हैं आप। विदाउट इंटरनेट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई लाइसेंस इश्यूज़ नहीं आएंगे, आप आराम से रन कर पाएंगे। वरना पर हर हफ्ते हर तीसरे दिन आपको कुछ ना कुछ लाइसेंस इश्यूज़ रहेंगे, उनका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको फोकस काम पे करना है। कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हैं, बट उनका अभी हम इंडिया के सिनारियो के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उतना कोई ख़ास इंडिया के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है उन प्रोस्पेक्ट को लेकर। अब अगर हम बात करें रेविट एक जनरल सॉफ्टवेयर है, बट इससे पहले अगर कुछ टाइम 3 से 4 साल पहले आप जाएं बैकग्राउंड में, तो हमारे पास जो रेविट प्रोग्राम था वो 3 अलग अलग पार्ट में आता था। जो रेविट ये प्रोग्राम है ये पहले हमारे पास 3 अलग अलग पार्ट में होता था अकॉर्डिंग टू देयर डिसिप्लिन। जैसे एक पार्ट हमारे पास होता था आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें हम बिल्डिंग का 3D मॉडल या बिल्डिंग के इंटीरियर्स, फर्नीचर्स, प्लेसमेंट्स, इक्विपमेंट्स, जो एक आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से रिलेटेड वर्क है वो सारा मॉडलिंग करते थे। एक दूसरा प्रोडक्ट होता था रेविट स्ट्रक्चर के नाम से, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर की मॉडलिंग और डिटेलिंग करते थे। नंबर 3 होता है रेविट MEP, जिसके अंदर हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग इन सब की मॉडलिंग करते हैं, और कुछ कैलकुलेशंस भी उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। बट अगर इंडस्ट्री के पॉइंट से बात करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप मैकेनिकल से हैं, आप हीट लोड कैलकुलेशन आराम से समझ सकते हैं। हीट लोड कैलकुलेशंस अगर इंडस्ट्री के पॉइंट से बात करें, वो लोग डायरेक्ट रेविट पर इंडस्ट्री यूज़ नहीं करते। हीट लोड कैलकुलेशंस के इसके स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर कंपनी जैसे कैरियर कंपनी है, उसका अपना एक प्रोडक्ट है, हैप के नाम से आता है, आवरली एनालिसिस प्रोग्राम, तो वो हैप यूज़ करते हैं। 95% कंपनीज आज भी एक्सेल यूज़ करती हैं हीट लोड कैलकुलेशंस के लिए। उनको बोलते हैं E20 शीट्स, यानी कि फार्मूलाज सब लगे हैं, सेट हैं, आप उसमें जाके वैल्यूज़ मेंशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो हीट लोड कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट दे देता है। उस रिज़ल्ट की, उस कैलकुलेशन की हेल्प से हम लोग आगे फिर मॉडलिंग को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए ना स्पेस कितना है, उस स्पेस के अंदर हमें कितने एयर टर्मिनल प्लेस करने हैं जिससे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। वो रिक्वायरमेंट हीट लोड कैलकुलेशन से पता लगेगी कि कितने अमाउंट ऑफ सप्लाई एयर की आपको यहाँ देनी होगी। तो ये सब कैलकुलेशंस हीट लोड कैलकुलेशंस के अंडर में होती हैं। वो सब पार्ट आता है हमारा MEP के अंडर में। तो अब 2020 के अराउंड एक जनरल रेविट कर दिया गया, रेविट 2020, रेविट 21, 22, 23 इसी तरह आ रहा है। अब क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको एक साथ दे दिया गया बिल्डिंग से रिलेटेड। ये अभी रेविट जो है ये कब से यूज हो रहा है हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर हाँ रेविट तो आपको मिल जाएगा अराउंड 2013 से, तो मैंने यूज़ किया है। उससे पहले भी यूज होता था मतलब हाँ, उससे पहले भी। लेकिन कम लोग यूज करते हैं इसको नहीं, जब अब तक तो सिविल वाले बहुत ज़्यादा हो अब गया। बहुत ज़्यादा हो गया, पहले मैं लिमिटेड लेकिन यूज करते थे। जैसे आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल सर्विसेज की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें, ये बहुत पीक पर गया है पिछले 5 साल के 5 साल अंदर। हो गए। उससे पहले तक ये केवल आर्किटेक्चर तक लिमिटेड था, आर्किटेक्ट्स मोस्टली यूज़ करते थे, और उतना ज़्यादा एनहांस फीचर भी नहीं थे अदर सर्विसेज के लिए, जो मैं अब हो इसलिए गए। बोल रहा हूँ ना क्योंकि इस हमारा 2017-18 में कॉलेज जब हुआ ना तो उस टाइम पे नहीं बताते थे ये। देखो कॉलेजेस तो लोकेशन पे डिपेंड करता है आज। सपोज़ करें आप दिल्ली NCR के किसी कॉलेज में जाएं, वहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं। आप थोड़ा आउटर एरिया में चले जाएं, वहाँ आज भी ऑटोकैड तक ही लिमिटेड रह जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा वैसे तो रेविट क्या है। AutoCAD, SolidWorks, CATIA और ये आप मैकेनिकल से थे ना, हाँ। तो जब मैकेनिकल से कोई एक ट्रेनिंग सेंटर आपके कॉलेज को अप्रोच करेगा तो वो केवल मैकेनिकल सॉफ्टवेयर्स की ही बात करेगा कॉलेज में जाकर। और जब कॉलेज वालों के सामने वही प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं तो कॉलेज वही इंट्रोड्यूस करेगा, आपको रेविट करेगा ही नहीं। करेगा ही नहीं, ये भी हो सकता है।
तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए सेंटर्स कॉलेजेस में अभी तक भी रेविट MEP इंट्रोड्यूस ही नहीं करते। उनको पता ही नहीं होता है कि ये भी एक सेक्टर है जिसमें मैकेनिकल जा सकता है। और अगर करंट सिनारियो आप मार्केट का ट्रेंड देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर होती है। अभी भी मेरे पास यहाँ इसका क्या नाम है, एक मेट्रो टनलिंग के प्रोजेक्ट्स रहते हैं कंपनी के पास। ETA है यहाँ नेहरू प्लेस से थोड़ा सा आगे की तरफ आप चलते हैं तो ETA एक एंटरप्राइज है जिसके पास जनरल मेट्रोज के कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। टनलिंग और सर्विसेज डिपार्टमेंट को ही वो देखते हैं मेजरली। तो उन लोगों के पास भी अभी करंटली रेविट में रिक्वायरमेंट है, बट मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन नहीं चाहिए उनको, क्योंकि वो सर्विसेज में काम करते हैं। उनको रेविट आर्किटेक्चर या रेविट स्ट्रक्चर का बंदा नहीं चाहिए। तो इस तरह ये रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि आप जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स को देखेंगे, जितने भी टावर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जितना भी मेट्रो रेलवे के काम किए जा रहे हैं, उन सब को बिम से रिलेटेड किया जा रहा है। वही तो अभी हमारा इशू है ना, असल में हमारा भी मेट्रो का और रेलवे का काम है। अब ये जो बिम है इसे हम बोलते हैं इन जनरल बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग। तो सबसे पहले तो हमें बिल्डिंग का मॉडल चाहिए, तभी आप उस बिल्डिंग के मॉडल से उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे। जैसे हम सॉलिडवर्क्स की बात करें, आप लोग सॉलिडवर्क्स पे ऑलरेडी काम करते हैं। हमने कोई एक मॉडल रेडी कर लिया है, जब मॉडल रेडी हो जाता है उसके बाद ही तो हम उसकी डिटेलिंग कर सकते हैं ना, यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन है वो, जिससे हम उस प्रोडक्ट को रियल में फैब्रिकेट कर सकें या मैन्युफैक्चर कर सकें। सेम वही कहानी हमारे पास यहाँ आ रही है। इसके अलावा जितने भी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं सिविल या आर्किटेक्चर से रिलेटेड, आप देखो स्केचअप है, 3ds मैक्स है, वो सब कंसेप्चुअल मॉडलिंग पे है। वो डिटेलिंग पर्पज़ के लिए नहीं बनाए गए, वो जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन पर्पज़ है। आप उनको उतना बेटर डिटेलिंग में उनसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपने अगर मॉडल क्रिएट कर लिया, आप लास्ट में ये नहीं बता सकते कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक इस मॉडल के अंदर इतनी लगेंगी, बट वहाँ रेविट कंपैटिबल है। ये रीज़न है कि रेविट बिम टेक्नोलॉजी के लिए या बिम टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो बिम रेविट नहीं है, बिम एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर रेविट सबसे पहला स्टेप कह सकते हैं आप। ऑल्दो स्टेप तो ऑटोकैड भी आ जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास एक रफ मॉडल रफ प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग ही तो मॉडल क्रिएट करेंगे हम लोग। तो उसके बिम के अंदर ऐसा नहीं है, बिम के अंदर ऑटोकैड भी आता है, उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो हम बात कर रहे थे कि रेविट को बेसिकली 3 अलग अलग पार्ट में जोड़ा जाता था, अब वापस से ये एक सिंगल प्रोडक्ट हो गया है रेविट। अब ये रेविट जो है, जैसे हम ऑटोकैड की बात करें, अगर आप ऑटोकैड को देखते हैं, ऑटोकैड पे हम लोग क्या करते हैं, 2D ड्राफ्टिंग करते हैं। हालांकि 3D मॉडलिंग भी है ऑटोकैड पर, बट उतनी ज़्यादा एनहांस नहीं है। इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से 3D इसका यूजेबल नहीं है। जब ऑटोकैड पे हम लोग 2D ड्राइंग्स बनाते हैं, तो एक तो चीज़ हो गई है 2D ड्राइंग बनाना। जब आप ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने से पहले क्या है, एक स्टेप होता है कि आप टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं। होता है जब भी आप कंट्रोल N दबाएंगे, न्यू फाइल के लिए जाएंगे, तो उसमें एक टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं आप लोग। टेम्पलेट सिलेक्शन से फ़र्क ये आता है कि आप ये बता देते हैं कि किस फॉर्मेट में आप ड्राइंग बनाने जा रहे हैं, जैसे किस यूनिट सिस्टम में आप यूज़ करेंगे। बिल्कुल। अब सेम उसके अलावा जो कुछ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स की, शेप्स की या ड्राइंग्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर एक कंपनी इलेक्ट्रिकल वर्क कर रही है तो वो इलेक्ट्रिकल ही करती है ना हर प्रोजेक्ट का, तो मतलब उसको मेजरली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। वो हम ऑटोकैड में एज ए ब्लॉक बनाकर सेव रखते हैं और सीधे ब्लॉक को अपनी ड्राइंग में इंसर्ट कर लेते हैं। उससे हमारा टाइम सेव होता है, मैं हर बार रिवर्क क्यों करना सिमिलर टाइप। अब यही कुछ कंसेप्ट आप रेविट के साथ रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमें रेविट में प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई भी प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट बोल सकते हैं आप या आप मॉडल बोल सकते हैं। रेविट 2020 तक प्रोजेक्ट वर्ड यूज़ होता है रेविट के अंदर। 2021 या उसके बाद मॉडल बोल दिया गया उसको। तो अगर कहीं भी प्रोजेक्ट वर्ड आए या मॉडल आए तो मतलब दोनों हम एक ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसको बनाने के लिए अगेन हमें टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ टेम्पलेट अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन्स डिवाइड है।
सर्विसेज वर्क के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, आर्किटेक्चर के लिए मल्टीपल डिसिप्लिन्स के अकॉर्डिंग मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं, फिर मल्टीपल यूनिट टाइप्स के अकॉर्डिंग, यानी कि इम्पीरियल के लिए अलग, मैट्रिक के लिए अलग। वो टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। प्रोजेक्ट का मॉडल बनाते वक्त, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम एक बिल्डिंग का मॉडल बना रहे हैं, उस बिल्डिंग के मॉडल बनाते वक्त जैसे हम वॉल बनाएंगे, हमें उसमें डोर लगाना है, विंडो लगाना है, तो इसका मतलब वो डोर और विंडो बने हुए ऑलरेडी होने चाहिए हमारे पास, हम सीधे जाएं और प्लेस कर दें। तो वो यहाँ जैसे ऑटोकैड में ब्लॉक होता था, यहाँ पर कहलाता है फैमिली। अब अगर बात करें फैमिली की, तो फैमिली को भी दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है। एक होता है सिस्टम फैमिली और एक होता है कंपोनेंट फैमिली। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमें एक बिल्डिंग बनानी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेडिकेटेडली बिल्डिंग के लिए है। अगर आप वॉल बना रहे हैं, वॉल सिस्टम फैमिली का पार्ट है, हमें कितनी भी लेंथ लेनी पड़ सकती है, उसकी हाइट भी डिफाइन करनी पड़ सकती है, उसकी थिकनेस भी डिफाइन करनी पड़ सकती है एट ए टाइम बनाते वक्त। वो सिस्टम फैमिली का पार्ट होता है। फ्लोर, रूफ, सीलिंग, ये सब सिस्टम फैमिली का पार्ट है। हाँ, अगर आपने एक रूम बना लिया, अब आपको उसके अंदर फर्नीचर प्लेस करना है, दैट इज़ योर कंपोनेंट फैमिली। ये रिलेट है। आप सिस्टम फैमिली कोई बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो सिस्टम की अपनी है। कंपोनेंट्स आप बाहर से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, अपने खुद के बना सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो इसलिए वो कंपोनेंट फैमिली और सिस्टम फैमिली में ब्रेक किया जाता है। ठीक है, अब ये मॉडल आप रेडी करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमें किस किस डिसिप्लिन के लिए बनाना है। जब ये मॉडल रेडी हो जाएगा, उसके बाद इसकी डिटेलिंग होगी। जैसे आपको एलिवेशंस चाहिए, सेक्शंस चाहिए, प्लान चाहिए, आइसोमेट्रिक व्यू चाहिए, कोई एक कैमरा व्यू आपको जनरेट करना है, वो सब हम फिर इस मॉडल के थ्रू कर पाएंगे। जैसे ऑटोकैड में हमने फ्लोर प्लान बनाया तो हमें एलिवेशन अलग से बनाना होता है, सेक्शन मैनुअली अलग से बनाना होगा। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जैसे सॉलिडवर्क्स में आपने एक बार मॉडल बना लिया तो उसके किसी भी व्यू को आप विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक्शंस कट कर सकते हैं कहीं से भी। सेम वही प्रोस्पेक्ट आप रेविट में कर सकते हैं। अब अगर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के साथ उसको जोड़े, सबसे पहले ये जो मैंने डिस्कशन किया, इस चीज़ को हम सॉफ्टवेयर पे देखते हैं कि कैसे हैं, कहाँ हैं। ये प्रोस्पेक्ट के लिए अलग रेविट क्या है, किस तरीके से हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं या इंटरफेस पर आते हैं। दिस इज़ रेविट 2023। हर एक इंटरफेस में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आपको मिल सकता है वर्जन टू वर्जन, बट 21 के बाद मोस्टली इसी तरह मिलेंगे। रेविट 2020 का इंटरफेस आपको थोड़ा अलग मिल सकता है, इसको बोलते हैं हम वेलकम स्क्रीन। तो अगर हम रेविट 2020 या उससे पुराने वर्जन की देखना चाहें, इस तरह की स्क्रीन आएगी। पुराने वर्जन्स में इस तरह का स्क्रीन होती थी। अब देखो यहाँ लिखा है प्रोजेक्ट्स, नीचे लिखा है फैमिलीज़, इसमें ऊपर लिखा है मॉडल, नीचे लिखा है फैमिली, चीज़ वही है दोनों। उसके बाद यहाँ मॉडल्स जिन पर आप रिसेंटली काम कर रहे होंगे या कुछ कोई सैम्पल प्रोजेक्ट्स जो रेविट ने दिए हैं, नीचे फैमिली के सैम्पल्स, और यहाँ पर भी आप देखें ये मॉडल्स के सैम्पल्स हैं या जिन पर रिसेंटली हम काम कर रहे हैं। नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ फैमिली कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह यहाँ ये डिवाइड है। कोई प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी चल रहा है उसे ओपन करना है या न्यू बनाना है। सिमिलरली कोई फैमिली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ओपन करनी है या आपको न्यू बनानी है। अब वापस आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पर। आपको अगर नया प्रोजेक्ट बनाना है तो आप न्यू पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के लिए वो बोलता है आप टेम्पलेट सेलेक्ट करिए। आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करने के लिए जब आप यहाँ देखते हैं कुछ ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, बट यहाँ मैंने नीड के अकॉर्डिंग कुछ टेम्पलेट्स को सेट कर रखा है जिनको मोस्टली रिक्वायरमेंट होती है। जब आप फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, न्यू पर जाएंगे तो यहाँ कुछ अलग तरीके के आपको टेम्पलेट नज़र आएंगे। उनमें से मोस्ट टेम्पलेट आपको स्विच करने पड़ेंगे जिनकी ज़रूरत होती नहीं है। अब जैसे वहाँ तो एक ही फोल्डर में सारे टेम्पलेट होते हैं, तो कंट्रोल एन दबाते ही लिस्ट पे आ जाते हैं, ACAD, ISO, ACAD, वो सारे टेम्पलेट आ जाते हैं।
बट यहाँ अगर आपको टेम्पलेट चूज़ करना है, आपको ब्राउज़ के ऑप्शन में जाना होगा, अगर वो ऑप्शन ड्रॉप डाउन में नहीं आ रहा। आप जब यहाँ ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे तो वो आपको टेम्पलेट के एक पेज पर ले जाता है। वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी ओपन है अभी इंग्लिश के नाम से। देखो यहाँ भी मैं रिलेट कर रहा हूँ आपको, अगर कहीं पर टेम्पलेट का फोल्डर है जिसका नाम लिखा होगा इंग्लिश, ओल्डर वर्जन में इस फोल्डर का नाम होता था यूएस मैट्रिक। तो अगर आप 2020 यूज़ करेंगे, वहाँ जो यूएस मैट्रिक फोल्डर होगा आप उसको समझिए दैट इज़ योर इंग्लिश फोल्डर। सेम इसी तरह यहाँ एक फोल्डर होता है इंग्लिश इम्पीरियल, पुराने वर्जन में ये होता था यूएस इम्पीरियल। तो पुराने वर्जन में मैट्रिक और इम्पीरियल दोनों मेंशन है, यहाँ इंग्लिश मेंशन है, केवल मैट्रिक मेंशन नहीं है, बट इंग्लिश इम्पीरियल अलग से है। अगर आप सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, आप यहाँ से एक स्टेप पीछे की तरफ हटते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश का फोल्डर है, इंग्लिश इम्पीरियल का फोल्डर है। अगर इस फोल्डर में आएंगे तो सारे इम्पीरियल टेम्पलेट्स हैं। अगर मैं बैक आकर के इंग्लिश वाले फोल्डर में आता हूँ तो यहाँ सब मैट्रिक टेम्पलेट्स हैं। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं वर्क। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा, ज़रूर क्या प्रैक्टिकली भी नहीं होता, एक ही बंदा आर्किटेक्चर मॉडलिंग भी करेगा, सर्विसेज भी करेगा और स्ट्रक्चर का वर्क भी करेगा। वो सब स्पेसिफिकली डेडिकेटेड इंजीनियर्स होंगे अलग अलग। जो बंदा आर्किटेक्चर मॉडलिंग करता है उसको अगर मैट्रिक टेम्पलेट लेना है तो डिफ़ॉल्ट मैट्रिक के नाम से यहाँ एक टेम्पलेट आएगा, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट फॉर आर्किटेक्चर मॉडलिंग। अगर केवल इलेक्ट्रिकल का काम करना है तो आप यहाँ नाम देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिफ़ॉल्ट मैट्रिक। केवल प्लम्बिंग करना है, केवल स्ट्रक्चर का वर्क करना है, केवल सिस्टम्स का वर्क करना है। अब सिस्टम्स का मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग तीनों आ गए यहाँ, ठीक है। फायर फाइटिंग के लिए कोई टेम्पलेट नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट, फायर फाइटिंग वर्क के लिए बाय डिफ़ॉल्ट कोई टेम्पलेट नहीं होता। लेकिन हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक टेम्पलेट को बनाना है, जैसे फायर फाइटिंग का अवेलेबल नहीं है और हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम वो टेम्पलेट किस तरह बनाएंगे, ये भी प्रोस्पेक्ट हम लोग आगे चल के देखेंगे कैसे बना सकते हैं। तो जिस टेम्पलेट को भी हम यूज़ करेंगे मैट्रिक के लिए वो यहाँ से चूज़ करेंगे। एक स्टेप पीछे आते हैं, इम्पीरियल में आते हैं। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट इज़ फॉर आर्किटेक्चर मॉडलिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग या सिस्टम्स यानी कि MEP। इस तरीके से आपको टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को चूज़ करते हैं, बेसिक्स चीज़ों को समझना स्टार्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट अगर हम चूज़ करेंगे, ओपन करेंगे, वो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यहाँ आ जाएगा। अब देखो, जब हम वर्क करेंगे तो हमारा वर्क क्लियर होगा, हमें MEP का वर्क करना है, हमें आर्किटेक्चर मॉडलिंग करना है या हमें किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की मॉडलिंग करनी है। उसके अकॉर्डिंग हम ब्राउज़ में जाके बार बार टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे। उससे बेटर ये है कि हम टेम्पलेट्स अपने यहाँ ड्रॉप डाउन में सेट कर दें ना, जिन जिन की हमें ज़रूरत है, 4-5 टेम्पलेट, ताकि हमें बार बार ब्राउज़ में जाके, फोल्डर में जाके ब्राउज़ टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ये सेट करने के लिए हमें होम स्क्रीन पर जाना होता है कि यहाँ टेम्पलेट कौन से नज़र आएँ। इसमें तो यहाँ नज़र आएंगे आपको। अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे, न्यू के जस्ट नीचे देखो, यहाँ कुछ टेम्पलेट आगे लिखे हुए, यहाँ अगर टेम्पलेट सेट करना है, मतलब एक ही बात है। अब यहाँ सेट करने के लिए आप ये जो स्क्रीन थी, आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+D, दैट इज़ होम बटन। या आप यहाँ टॉप पर देखें, एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा आपको, यहाँ आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखो ये एक ब्लैंक स्क्रीन आ गई। जैसे आपने देखा है जब हम ऑटोकैड की फाइल ओपन करते हैं, अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, क्रॉस हेयर का साइज चेंज करना है, तो आप राइट क्लिक करके ऑप्शंस में जाते हैं या OP एंटर कर सकते हैं। सिमिलर कहानी यहाँ है, आप फाइल पे जाएंगे, फाइल में आपके पास ऑप्शंस होता है, आपको यहीं आना है ऑप्शंस में। जैसे आप ऑप्शंस में जाते हैं, ऑप्शंस में कुछ चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। पहले जैसे अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया तो सॉफ्टवेयर आपको कितने मिनट बाद एक रिमाइंडर दे कि आपने फाइल अभी तक सेव नहीं की, वो आप सेट कर सकते हैं। फिर हर उतने ही मिनट के बाद वो आता रहेगा, ये आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी ये सिंक्रोनाइज विद सेंट्रल अभी नहीं समझ पाएंगे, आप आगे चल के डिस्कस करेंगे।
उसके अलावा नीचे की तरफ आते हैं, एक व्यू ऑप्शंस होता है, डिफ़ॉल्ट व्यू डिसिप्लिन। अब सपोज़ करें आप HVAC का वर्क करते हैं या आप इलेक्ट्रिकल का वर्क करते हैं, तो आप ये चाहेंगे कि आप, क्योंकि आप हमेशा इलेक्ट्रिकल का ही वर्क कर रहे हैं प्रोजेक्ट पर, तो फिर डिफ़ॉल्ट हमेशा डिसिप्लिन आपके लिए इलेक्ट्रिकल ही आए। तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने डिसिप्लिन को डिफ़ॉल्ट करके छोड़ सकते हैं। हर बार आपको डिसिप्लिन चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका वर्क ही इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। और जब हमें अगर किसी और पे काम करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे आकर उसको उसमें change यहाँ कर से भी चेंज कर सकते हैं, या आगे चल के हम किसी स्पेसिफिक व्यू के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो हम अंदर भी देखेंगे कैसे चेंज करते हैं। बट दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट वन, कि जब भी आप रेविट ओपन करें तो कौन सा डिफ़ॉल्ट डिसिप्लिन आएगा व्यू में, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी आप फर्क बताओगे क्या क्या फर्क होता है मैकेनिकल में? ऑब्वियसली आगे चल के हम आगे चल के ना एक व्यू टेम्पलेट का डिस्कशन करेंगे, तब आपको ये क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि हम एक आर्किटेक्चर ड्राइंग हमने बनाई थी, ठीक है, तो ज़्यादातर आर्किटेक्चर फीट्स में मतलब होता है मान लो, है ना, तो उसके अंदर हमने फर्नीचर सेट किया। अब कई लोग उसको मतलब हम तो मैकेनिकल वाले उसको या तो उसको मीटर में या फिर mm में ही यूज़ करते हैं, तो उसको उससे कैसे जाएगा उससे प्लान के अंदर कि जो वॉल्स है वो फुट फीट में है और जो फर्नीचर वगैरह है वो mm में और उसमें है मीटर में। देखो ये सॉफ्टवेयर थोड़ा कंपैटिबल है, जैसे चीज़ के लिए। अगर यूनिट फीट और इंच में है और आप बताना चाहते हो मुझे डिस्टेंस देनी है 200 mm, आप 200 mm लिख के एंटर कर दो, वो अपने आप उसे फीट इंच में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंडली, अगर आप mm में ये वर्क कर रहे हो और आपको बताना है यहाँ से यहाँ 1 फीट 6 इंच आपको देना है, आप 1 फीट 6 इंच लिख के एंटर करो, वो उसे अपने आप mm में कन्वर्ट कर देगा। ऑटोकैड में हमारे पास लिमिटेशन है, हमने अगर mm यूनिट लिया है तो एरिया भी mm स्क्वायर में आएगा, वॉल्यूम भी mm क्यूब में ही आएगा। यहाँ आप तीनों के लिए अलग अलग यूनिट भी चूज कर सकते हो। आप बोलो नहीं लेंथ मुझे mm में चाहिए, एरिया मुझे स्क्वायर फीट में चाहिए, वॉल्यूम मुझे मीटर क्यूब में चाहिए, आप इस तरह भी सेट कर सकते हो। और जिस तरह मान लो कि मेरा पूरा का पूरा प्लान जो फीट में बना हुआ है ना, उसको मेरे को एक ही गो में सभी के सभी को मीटर में कन्वर्ट करना, तो हो जाता है? नहीं, उसका प्रोस्पेक्ट होता है, कुछ अलग कंसेप्ट होता है, वो आप समझ पाएंगे। जैसे सपोज आपने अभी बोला एक आर्किटेक्चर जो मॉडल आपके पास आएगा वो फीट इंच में आएगा, आप जो सर्विसेज का काम करेंगे वो मैट्रिक में करेंगे। तो हम यहाँ पर बेसिकली फाइल को लिंक करते हैं। हम ऐसा नहीं कि आर्किटेक्चर मॉडल डायरेक्टली ओपन करके उस पर काम कर देंगे, फिर तो वो आर्किटेक्चर मॉडल पे ही इंटीग्रेट हो रहा है वर्क, कोई लॉजिक नहीं है। तो विम का कंसेप्ट ये होता है कि आप आर्किटेक्चर मॉडल का रेफरेंस लेकर अपना वर्क कर रहे हैं। अब सपोज करो एक आर्किटेक्चर बिल्डिंग आप ओपन करें और आप अंदर उसमें एक लाइट लगा रहे हैं, तो क्या बाहर से वो लाइट दिखाई दे रही है आपको? बाहर तो वॉल है। तो जब डिसिप्लिन चेंज होते हैं तो वहाँ पर जो अदर डिसिप्लिन के कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने आप ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, ताकि आपको अंदर की विजिबिलिटी मिले काम करते वक्त। ठीक है, आप आगे चलेंगे जैसे जैसे वो क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। फिलहाल आपको केवल ये समझना है डिफ़ॉल्ट व्यू डिसिप्लिन आपको वो जो भी यहाँ सेट करेंगे, यानी कि जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वही डिसिप्लिन सेट आएगा। अगर आप चाहते हैं कि जितना भी वर्क है वो किसी भी डिसिप्लिन से बिलोंग करता हो, हमें सारा वर्क 3D में विद मटेरियल देखना है, तो आप डिफ़ॉल्ट व्यू में कोऑर्डिनेशन को रख दें कि सब वो सारे व्यूज़ को आपस में कोऑर्डिनेट करता है। अगर आप यहाँ इलेक्ट्रिकल चूज़ करें, मैकेनिकल चूज़ करें, आर्किटेक्चर चूज़ करें, तो वो एक डिसिप्लिन है ना स्पेसिफिक। आप बोले नहीं मुझे तो सारा वर्क एक साथ देखना है, कोई हाइड ना हो, कोई ट्रांसपेरेंट ना हो, सब अपने रियलिस्टिक व्यू में नज़र आए, तो फिर आप यहाँ कोऑर्डिनेशन को रखिए। अच्छा, अगर उसमें एक मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो ना कि एक बहुत बड़ा मान लो एक पहले से किसी का वो बना हुआ प्लान बना हुआ है कहीं का, है ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और आर्किटेक्चर सारा काम हो चुका है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हो या मैकेनिकल वाले हैं, तो आपने इलेक्ट्रिकल वाला खोला तो आपको इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन क्या मैकेनिकल वाला खोला तो मैकेनिकल का दिखेगा। अब एक बंदा आ गया जिसको सिर्फ देखना ही है, सिर्फ देखना है, वर्क नहीं करना, तो वो कोऑर्डिनेशन में रहता है। पूरा बना के आया है, एक तरीके से ये देखने के लिए व्यू है। हाँ, एक तरह से हम व्यू टेम्पलेट सेट कर रहे हैं, क्योंकि जब जैसे इलेक्ट्रिकल मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल व्यू टेम्पलेट के अंदर कुछ सेटिंग्स हैं कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की विजिबिलिटी ऑन है और बाय डिफ़ॉल्ट अदर डिसिप्लिन्स की जो विजिबिलिटीज़ हैं कंपोनेंट्स की वो डिसेबल्ड है। तो मुझे केवल इलेक्ट्रिकल ही दिखेगा क्योंकि उसमें सेटिंग इसी तरह की गई है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग आना चाह रहे थे टेम्पलेट के लिए, फाइल लोकेशंस के ऑप्शन पर आइए।
यहाँ जो टेम्पलेट्स हैं वही टेम्पलेट आपको वहाँ नज़र आएंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा यहाँ कोई है तो एक एक करके आप सेलेक्ट करिए और रिमूव करते रहिए। अब सारे रिमूव हो नहीं सकते, एक एटलीस्ट यहाँ होना चाहिए। उसके अलावा ऐड करना है, आप ऐड पे क्लिक करेंगे, इम्पीरियल है तो ये हैं, या आप इंग्लिश वाले फोल्डर में जाएंगे तो ये टेम्पलेट्स हैं। आपको जो भी यूज़ करना है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रिकल डिफ़ॉल्ट यूज़ किया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिफ़ॉल्ट मैट्रिक ऐड हो गया। ये सबसे लास्ट में ऐड हुआ है। अभी मुझे इसको ऊपर, मैं चाहता हूँ कि यार ड्रॉप डाउन में साला सेकंड नंबर पे ही मुझे एग्जैक्टली ये चाहिए, तो मैंने इलेक्ट्रिकल को सेलेक्ट करके यहाँ देखो मूव अप फर्स्ट सेकंड, अब ये सेकंड नंबर पर आ गया। अब मैंने ओके किया, वापस से होम को क्लिक किया। अब आप न्यू पर आएंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन में सेकंड पर ही इलेक्ट्रिकल आ गया। और आपको लगे एक ऐसा टेम्पलेट जो 99% आप वही टेम्पलेट यूज़ करते हैं, उसको टॉप पर डाल दो, ड्रॉप डाउन में भी नहीं जाना पड़ेगा, बस न्यू ओके शुरू। तो ये चीज़ें हैं टाइम सेव करने, यानी कि कोई वर्क बार बार रिपीट करना क्यों है जब हमें पता है वही होना है हर बार। इसके लिए सेटिंग से जब टेम्पलेट सेलेक्ट हो जाए, हमने डिफ़ॉल्ट पे वर्क करना है। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, यहाँ पर नीचे आप दो ऑप्शन आते हैं। इस टेम्पलेट की हेल्प लेकर आप कोई नया प्रोजेक्ट वर्क करना चाह रहे हैं या आप कोई नया प्रोजेक्ट टेम्पलेट बनाना चाह रहे हैं। अगर टेम्पलेट बनाने जा रहे हैं तो प्रोजेक्ट टेम्पलेट चूज़ करना है, अगर प्रोजेक्ट पे वर्क करना है तो प्रोजेक्ट को चूज़ करना है। फिलहाल प्रोजेक्ट टेम्पलेट की बात नहीं करेंगे, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इंटरफेस समझते हैं अंदर क्या है। तो क्रिएट न्यू में मैंने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके मैंने ओके किया, तो मेरा रेविट का कंप्लीट यूआई, जिसे हम यूज़र इंटरफेस बोलते हैं, वो ओपन हो जाएगा। अब हो सकता है जब बाय डिफ़ॉल्ट आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपको ना मिले, जैसे एक लेफ़्ट और एक राइट में कुछ नज़र आ रहा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा कुछ ऐसा, यानी कि आधे पे ऊपर प्रॉपर्टीज़ होगा, आधे पे नीचे प्रोजेक्ट ब्राउज़र होगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ टैब और प्रोजेक्ट ब्राउज़र टैब हैं, ये बहुत काम के हैं। इनके बिना हम मॉडलिंग नहीं कर सकते। जैसे आप सॉलिडवर्क्स पे काम करते हैं, अगर साइड का ट्री ही ना हो आपके पास तो क्या आप काम कर पाओगे? हाँ, नहीं कर पाएंगे। सेम उसी की तरह हमारे पास ये है, जैसे वो ट्री होता है वैसे यहाँ प्रोजेक्ट ब्राउज़र है। अब हमने कोई भी एक कमांड अप्लाई किया, उस कमांड को जब आप अप्लाई करते हैं तो उस ट्री को, वो ट्री तो राइट में मूव हो जाता है, लेफ्ट में उस कमांड की प्रॉपर्टी आ जाती है, तो वो प्रॉपर्टी वाला काम ये प्रॉपर्टी टैब करेगा। अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे आराम से। यानी कि प्रोजेक्ट ब्राउज़र आपको आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल देगा कि कितने फ्लोर के लेवल्स हैं, कितने सेक्शन व्यू आपने बनाए हैं, कितने आपने सीलिंग व्यूज़ क्रिएट किए हैं, आपने कितने कैमरा व्यू बनाए हैं, एलिवेशन कौन कौन से हैं, सेक्शन कितने बने हुए हैं, ये सारी डिटेल आपको प्रोजेक्ट ब्राउज़र बताता है। और उस व्यू की प्रॉपर्टी क्या है या किसी कंपोनेंट की प्रॉपर्टी, उसका साइज़, उसका मटेरियल कौन सा है, ये हमें प्रॉपर्टीज टैब बताएगा। बेटर तरीका ये होता है क्योंकि मैक्सिमम ऑप्शन नीचे चले जाते हैं, तो हमें बार बार इसमें भी स्क्रॉल करना पड़ेगा, इसमें भी स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए इस प्रोजेक्ट ब्राउज़र को क्लिक करके होल्ड करिए, माउस को ड्रैग करिए। जब आप माउस को ड्रैग करके यहाँ लाएंगे ना, तो देखो जब ये हाईलाइट होगा एरिया, यानी कि अगर मैं रिलीज़ करूँगा ये यहाँ फिट हो जाएगा। अब मैंने छोड़ दिया। बेटर तरीका ये प्रॉपर्टीज़ लेफ्ट में रखो, प्रोजेक्ट ब्राउज़र राइट में रखो। आप जिस तरह प्रैक्टिस करोगे उसी तरह आदत हो जाएगी। ये मेरा वर्किंग एरिया है। मेरे वर्किंग एरिया में मुझे 4 आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये 4 मेरे एलिवेशन के आइकन्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड से ईस्ट डायरेक्शन होता है, तो अपोजिट हो जाएगा वेस्ट। ऊपर से नीचे की तरफ नॉर्थ होता है, इधर से हो जाएगा साउथ। बाय चांस गलती से कभी प्रॉपर्टीज़ या प्रोजेक्ट ब्राउज़र बंद हो जाए, उसकी रिकवरी करने के लिए आप यहाँ कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आएगा प्रॉपर्टीज़, आप क्लिक कर दीजिए, वापस आ जाएगा। अगेन राइट क्लिक, ब्राउज़र, कौन सा ब्राउज़र था? प्रोजेक्ट ब्राउज़र, आप क्लिक कर दीजिए, वापस आ जाएगा। अगर बाय एनी चांस किसी वर्ज़न में आपको ऑप्शन ना मिले,
हाल दो हैं अवेलेबल 18 के बाद सब में, बट अगर फिर भी किसी ऐसे वर्जन पर आप बैठ गए वहाँ नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, आपके पास मैनेज का एक टैब होता है, सॉरी व्यू का एक टैब होता है। इस व्यू के टैब में यूज़र इंटरफेस का एक ऑप्शन होता है। इस यूज़र इंटरफेस में देखो प्रोजेक्ट ब्राउज़र भी है, इस यूज़र इंटरफेस में आपके पास प्रॉपर्टीज़ भी है, आप यहाँ से भी उनको ऑन कर सकते हैं। सबसे ऊपर की तरफ हमारे पास होता है क्विक एक्सेस टूल बार। आपको कोई भी ऑप्शन ऊपर की तरफ से हटाना है जिसको आप यूज़ नहीं करते जनरली, तो फिर फालतू में भीड़ करनी क्यों है। जिस ऑप्शन को आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, जैसे आप व्यू में जाएं, व्यू के अंदर आप शेड्यूल कमांड है, आप इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप यहाँ राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, वो ऊपर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 2020 वर्ज़न के अंदर एक प्रॉब्लम और हो सकती है, याद मैं नहीं कर पा रहा हूँ रिलेट। जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी आप लेवल 1 पर हैं, यानी कि एक व्यू है ये, और उसके बाद मैं एलिवेशन पर आ गया। तो एलिवेशन और जिस लेवल पर आप हैं, आप वापस से स्विच करने के लिए यहीं पर टैब बन गए। पुराने वर्जन में ये टैब नहीं बनते थे, तो वापस स्विच करना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। स्विच कैसे करेंगे, मतलब वो अलग फाइल होगी? नहीं, हाँ। फाइल वही है, हाँ। लेकिन आप साउथ पे आ जाए तो यहाँ टैब दिखाएगा ही नहीं। अब आपको वापस लेवल 1 पे जाना है तो आपको यहाँ से डबल क्लिक करना पड़ेगा वापस। आ गए ना लेवल 1 पर। एक तो तरीका ये होता था। दूसरा तरीका ये होता था कि ये स्विच विंडोज़ का एक ऑप्शन होता है, इसको लोग क्विक एक्सेस में ऐड कर लेते थे क्योंकि ज़्यादा यूज़ होता था। तो जैसे अभी करंटली मान लीजिए ये मैंने नॉर्थ भी ओपन कर लिया, लेवल 2 भी ओपन कर लिया, 4 विंडोज़ ओपन है करंटली। आप लेवल 2 पर हैं लेकिन बाकी 3 भी तो ओपन है ना, दिखाई नहीं दे रही हैं, वो एक अलग लॉजिक है। तो आप स्विच विंडोज़ पर जा सकते हैं, तो ये सारी विंडोज़ ओपन है, आप स्विच कर सकते हो। इसलिए स्विच विंडोज़ होती थी पुराने वर्जन में, स्विच विंडोज़ स्विच करने के लिए यूज़ की जाती थी। या आपके पास इसको आप टाइल व्यूज़ में भी कन्वर्ट कर सकते थे, जितने भी विंडोज़ ओपन है। अगर एक टाइम पर 2 ही विंडो ओपन है तो वो टाइलिंग उसी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज होती जाती थी। ठीक है, और ये मैक्सिमम कितनी यहाँ पे कर सकते हैं, ज़्यादा देख पाओ यार जितना देख पाओ, 4 से ज़्यादा टाइलिंग अगर आप यूज़, मतलब मैंने कभी प्रोजेक्ट पे मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई आज तक टाइलिंग यूज़ करने के लिए। फैसिलिटी हर जगह होती है अलग, है ना, वो आदत की बात है, हम किस तरह आदत डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है। हाँ, हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर, हर सॉफ्टवेयर के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है। आप किस सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहे हैं या उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये टाइलिंग व्यूज़ का कंसेप्ट हो जाएगा। अब हम वापस आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार से नीचे हमारे पास मल्टीपल डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग टैब्स हैं। देखो सॉफ्टवेयर बहुत वाइड है, आप जितना सीखेंगे 100% तो कभी नहीं सीख सकते किसी भी एक जगह। आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हमेशा एक्सप्लोर करना पड़ता है वर्क के लिए, जैसे जैसे आप वर्क करते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्री कास्टिंग वर्क होता है, प्री कास्टिंग में भी रेविट का एप्लीकेशन है, वहाँ भी रेविट यूज़ किया जाता है। आप यहाँ देखो आर्किटेक्चर डिसिप्लिन है, स्ट्रक्चर डिसिप्लिन है। हम लोग जो कवर अप करेंगे आर्किटेक्चर डिसिप्लिन का कवर अप होगा, स्ट्रक्चर कवर अप होगा, स्टील कंप्लीट कवर अप नहीं होगा, बट कुछ स्ट्रक्चर्स हम बनाकर ज़रूर देखेंगे कि स्टील स्ट्रक्चर जैसे फैक्ट्री वगैरह बन के शेड वगैरह बनाए जाते हैं, अगर उस टाइप का मॉडल बनाना हो तो कैसे आप बना सकते हैं। प्री कास्टिंग बिल्कुल भी टच नहीं होगा। सिस्टम्स के अंदर आएंगे तो मैकेनिकल HVAC है, प्लम्बिंग है और आपका इलेक्ट्रिकल है, ये तीनों डिसिप्लिन यहाँ कवर अप किए जाएंगे। फिर इंसर्ट, एनोटेट, ये तो सब डिसिप्लिन से बिलोंग नहीं करते, ये तो डिटेलिंग पर्पज़ के लिए है। एनालाइज करना, इसके अंदर जैसे हीट लोड कैलकुलेशन आ गई, रूम्स की कैलकुलेशंस आ गई, एरिया कैलकुलेट करके हमें कोई एक लीजेंड क्रिएट करना है कलर्स के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग। फिर मासिंग एंड साइट का कंसेप्ट आ गया कि आपको टोपो सरफेस बनाना, बाहर का लैंड दिखाना, रोड, पेड़ पौधे, पार्किंग, गाड़ी वगैरह, वो सब आप मासिंग एंड साइट के अंदर पढ़ेंगे। कोलैबोरेट में हम पढ़ते हैं कि किस तरह एक प्रोजेक्ट पर एक टाइम पर मल्टीपल इंजीनियर साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं।
इसीलिए तो इसकी एप्लीकेशन है। सबसे बड़ा जो काम है बिम में वो कोलैबोरेशन की वजह जैसे से। अभी क्या होता है, अभी पहले आर्किटेक्चर वाला क्या करेगा, मैकेनिकल वाले को देगा कुछ अपना लगा ले, फिर मैकेनिकल वाला इलेक्ट्रिकल वाले को देगा, जैसे आपके पास आती यार है। इंडिया वाले कर नहीं रहे, लेकिन रेविट में कोलैबोरेशन ही तो है सबसे अच्छा, इसीलिए तो रेविट यूज़ होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिम में सबसे बड़ा एप्लीकेशन ही कोलैबोरेशन का है। जिस तरह एक चीज़ ना ऑटोकैड में आपको पता है इनको, जैसे फाइल में ऐसा होता है कि कुछ लेयर्स को हम ना वो कर देते हैं, लो कर देते हैं ताकि कोई छेड़ ना पाए उसको, इसमें भी ऐसा ऑप्शन होता है। जैसे मान लो कि अब आप तो जैसे ऑटोकैड में हम लेयर बनाते हैं ना, वैसे यहाँ कोलैबोरेट करते वक्त हम लोगों के पास बोलते हैं वर्क सेट। वहाँ लेयर है, यहाँ वर्क सेट है, सिंपल सब क्लियर है, सेम। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, आपके आर्किटेक्चर की मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल है, तीनों आपने बोला एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही समय के ऊपर है ना। अब मैंने आपको कुछ छेड़ दिया, आप डिस्टर्ब ही नहीं कर नहीं पाएंगे, कर पाओगे ना, वही तो बात है। उससे क्या इसीलिए होगा हम वर्क सेट में डिवाइड रहता है वो सारा काम। कि- वो सीखोगे आप। मतलब वो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका क्लैरिफिकेशन नहीं है यहाँ पे लोगों को। आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 5-5 10-10 साल से काम कर रहे हैं, वो अभी तक वर्क सेट पे काम नहीं करते, वो अभी तक कोलैबोरेशन में काम नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि शेयरिंग होना कैसे है। एक दूसरा ड्रॉबैक इंडस्ट्रीज़ के पास, इंडस्ट्रीज़ लाइसेंस को लिमिटेड लेती हैं, वो लाइसेंसेस वर्क शेयरिंग को इनेबल नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी कॉस्ट अलग से रहती हैं। वो कंपनीज अगर लेंगी नहीं तो आप कहाँ से यूज़ करोगे उसको, क्योंकि शेयरिंग भी तो सर्वर बेस्ड होगी ना, चाहे वो लोकल सर्वर क्रिएट करे जाए या ऑनलाइन ऑटोडेस्क के थ्रू किया जाए, करना तो ऑनलाइन, शेयरिंग तो ऑनलाइन ही होगी। तो अगर एक बंदा, एक क्लाइंट आपका बैठा है इंडिया से बाहर और आपसे वो मैकेनिकल का काम करा रहा है अपने प्रोजेक्ट पर, फिर वो अदर काम किसी से भी करा रहा हो, आपको अपना काम करना है तो आप यहीं बैठकर उसके लिए काम कर सकते हो, मैटर ही नहीं करेगा आप कहाँ हो लोकेशन। इसीलिए बेनिफिट है कोलैबोरेशन का। फिर व्यू टेम्पलेट्स के अंदर देखेंगे सेक्शंस, अलग अलग व्यूज़ बनाना, विजिबिलिटी को कंट्रोल करना। मैनेज के अंदर सेटिंग्स आ जाएंगी, टेम्परेरी डायमेंशंस आगे चल के आप देखेंगे, यूनिट, प्रोजेक्ट की यूनिट कैसे सेट करना है, प्रोजेक्ट के लिए कोई नया पैरामीटर बनाना है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। एडिंस तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ हम यहाँ ऐड करना चाहते हैं उसके लिए होता है, अदरवाइज मॉडिफाई टूल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके। तो ये टैब्स हैं मोस्टली जो हम 85% टैब्स हम लोग कवर अप करेंगे इसके अंदर ऑलरेडी। उसके अलावा ये नीचे रिबन्स हैं, रिबन्स का कस्टमाइजेशन जैसे आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स में करते आए हैं, ये जो मॉडिफाई के पास होता है यहीं से आप उसको साइक्लिक वे में चेंज कर सकते हो। सब डिसेबल हो गया या सब इनेबल हो गया, या आप इस एरो पे क्लिक करो तो यहीं पे ऑप्शन आ जाता है कैसे मिनिमाइज़ आप करना चाहते हो। ये कंप्लीट। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे की तरफ हम चलें, इसको समझाने के लिए नीचे वाले टूल्स को मैं कोई एक प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। ये बहुत टाइम लगाएगा। अच्छा, रेविट के अंदर एक ड्रॉबैक है जो आपको नज़र आएगा। वो ड्रॉबैक ये है कि अगर मैंने 2023 पर कोई मॉडल बनाया, आपके पास 2020 है, मैं आपको मॉडल दूंगा, आप उसे ओपन नहीं कर पाएंगे, और ना हम लोअर वर्जन में सेव कर सकते। नहीं, लेकिन जिस तरह सोल्यूशन में ऑप्शन होता है स्टेप फाइल का, वैसे नहीं होता। लेकिन स्टेप फाइल को इंपोर्ट करने के बाद आप मॉडिफाई कर पाते हो। नहीं, मॉडिफाई उसके जो वो केवल देखने के लिए स्टेप फॉर्मेट है, आईजीएस फॉर्मेट है, या एनालिसिस कर सकते हो। उसमें कुछ काटना है, कुछ बनाना हो तो बन सकता है, उसको डिबग कर सकते हैं, उसमें डिबग कर सकते हैं, रिवर्क कर सकते हो। वो हम लोग बोलते हैं उसको उस मॉडलिंग का एक नाम होता है स्पेसिफिकली। चलो डिस्कस करते हैं बाद में। नहीं तो फिर इसमें क्या अब देखो, कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसे कि है ना कॉमन फॉर्मेट के लिए हुआ, जैसे ये एक मॉडल है तो ये नीचे के टूल्स क्या हैं, कुछ डिटेल लेवल, किस लेवल तक का आप डिटेल देखना चाहते हो। कोर्स तो यानी कि आपको ज़्यादा खास डिटेलिंग नहीं मिलेगी, मीडियम में थोड़ा और मिलेगी, फाइन में और ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ विजुअल स्टाइल है, शेडेड में आपको केवल शेड नज़र आ रही हैं। अगर आप रियलिस्टिक करोगे तो मटेरियल का टेक्सचर भी नज़र आ जाएगा आपको। टेक्सचर होगा तो यानी कि फ़ाइल बहुत ज़्यादा हैवी होगी, तो वो टाइम लेगी लोड होने में बार बार। डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। टेक्सचर मतलब कि जो आपके वाल है वो किस तरह से फिनिश है। हाँ, अगर उस अभी देखो हो जाएगा ये, मैं दिखाता हूँ आपको। अब आपको टेक्सचर नज़र आ रहा है अच्छे से, मतलब ऐसा दिखेगा, इससे पहले नहीं आ रहा था बिल्कुल।
अब आपको एग्जैक्ट टेक्सचर नज़र आ रहा है। रेंडरिंग होती है ना शायद। नहीं, ये रेंडरिंग नहीं है, काइंड ऑफ रेंडरिंग कह सकते हो, लेकिन ये रेंडरिंग नहीं है। रेंडरिंग में तो बहुत टाइम लगता है हाँ। प्रोसेस होने में, है ना। रेंडरिंग के बाद आपको जो व्यूज़ मिलेंगे वो कुछ इस तरह के व्यूज़ मिलेंगे, जैसे ये रेंडर्ड व्यू है। और ये इसी चीज़ का है ना जो भी आपने दिखाया था। हाँ, इसी प्रोजेक्ट में। ठीक, उसके अलावा यहाँ ये सन पाथ है, सन की पोजीशन है, शेडो है। अगर हम शेडो को ऑन करते हैं, कहाँ दिख रहा है सन इसमें? अभी वो सन पाथ मैंने ऑन नहीं किया, अच्छा। अदरवाइज टाइम लग जाएगा। अभी मैंने शेडो का किया है, अभी देखो शेडो का इफेक्ट आपको नज़र आ जाएगा। अब शेडो आ गई, यानी इसका सन इस साइड होगा, जब भी साइड इधर सन उस साइड होगा, शैडो को बेस साइड होगा। यानी कि नॉर्थ की तरफ होगा सन के, तभी तो शेडो इधर बनेगी। नॉर्थ तरफ नहीं होगा, ईस्ट तरफ होगा। तभी तो हाँ, काइंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो आप। नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्टली ना ईस्ट में ना एग्जैक्टली नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट वाले सेगमेंट में है। उसी के बाद यहाँ नीचे की तरफ ये रेंडरिंग डायलॉग बॉक्स है, जब रेंडरिंग चल रही होगी। व्यू को क्रॉप करने के लिए ऑप्शंस हैं, कोई कंपोनेंट हाइड करना है उसके लिए ऑप्शंस हैं, कैसे करना है, आइसोलेट करना है, हाइड करना है, तो इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वापस से उसको कौन सा एलिमेंट हाइड है वो इस वक्त दिखाएगा, उसको वापस से रिवील करना, ये सब हम 1 बाय 1 करेंगे, है ना। ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर नज़र आते रहेंगे। उसके बाद यहाँ राइट साइड में नीचे की तरफ आप देखो, ये कुछ सिलेक्शन फ़िल्टर है। सिलेक्शन फ़िल्टर से मतलब ये है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि कोई फाइल हमने पिन कर दी, पिन करने का मतलब होता है लॉक कर देना, जिसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन ना हो सके, ना ये डिलीट हो सकता ना ये मॉडिफाई हो सकता। तो अभी तो आप इसे सेलेक्ट कर पा रहे हो, लेकिन अगर मैंने यहाँ से पिन एलिमेंट के सिलेक्शन को डिसेबल कर दिया, देखो अब क्रॉस बन गया वहाँ, तो ये एलिमेंट पिंड है, तो पिंड एलिमेंट अब सेलेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसके सिलेक्शन फ़िल्टर ही बंद है। मैं जैसे ही इसे इनेबल करूँगा वापस से ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह कोई लिंक फाइल आपने इनेबल है तो सेलेक्ट होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। अब ये वॉल है, इस वॉल को मैं यहाँ क्लिक करके सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, हो नहीं रही, लेकिन अगर एज के पास जाके करता हूँ सेलेक्ट हो जाती है, क्योंकि कोई भी फेस से सिलेक्शन डिसेबल है। अब फेस से सिलेक्शन मैंने इनेबल कर दिया, अब मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ इससे। तो ये सिलेक्शन कंट्रोल है, धीरे धीरे आप रिलेट कर पाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। फिर नीचे की तरफ यहाँ जैसे ऑटोकैड में लेयर्स होती हैं, तो अगर वर्क सेट में आप काम कर रहे होंगे तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, और यहाँ उसी वर्क सेट का नाम आएगा, यानी कि करंट लेयर, यानी कि करंट वर्क स्पेस जिस पर आप काम कर रहे होंगे। अगर कोई और है तो आप यहीं से बदल सकते हैं, जैसे लेयर बदल देते हैं, सेम वही कंसेप्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन वैसे ही आ गया मेरे दिमाग में इसकी बात पे, जैसे कि आपने बोला कि इलेक्ट्रिकल काम करेगा, मैकेनिकल वाला मैकेनिकल काम करेगा। मान लो 4 बंदे जो मैकेनिकल के हैं, चारों को सेम फाइल है, कर पाएंगे वो? बिल्कुल कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस केस में वो चारों एक दूसरे का काम डिस्टर्ब कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं ना, वो तो चलो वो तो पता ही है कि तो चारों भिड़ेंगे अपने हाँ। में। ठीक है, तो ये कुछ टोटल है आपके यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड। उसके अलावा ये क्यूब का मतलब भी वही है, आप व्यूज़ एंड ऑल वो सब चेंजेस कर सकते हैं स्पेसिफिक। एक मिनट इसको खोलो, मॉडल का सारा होगा ना, जूम इन करना है। जैसे मान लो कि मैकेनिकल वाला बंदा एक इस तरफ काम कर रहा है, इस वाल पे, इस वॉल में इस वाल पे कर रहा है, एक जो उस वाल पे कर रहा है, फिर तो काम डिस्टर्ब नहीं होगा, नहीं, है ना? कोई तो लॉजिक। अच्छा, जब वो देखेंगे तो उनको अपनी ही वॉल पे दिख रहा होगा, अपने केवल अपना वर्क दिख रहा अपना होगा, वर्क दिख रहा होगा ना, दूसरे का वर्क नहीं दिख रहा। ऐसा तो लाइव प्रोडक्शन होती है कि वो घुमा रहा है तो उसको भी घूम जा रहा है। नहीं, वो कंसेप्ट जब हो जाएगा तब आपको क्लैरिफिकेशन मिल पाएगा। अभी उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी, बट वो मतलब सब मैस हो जाएगा, मैं अभी बताने लगूंगा अगर हर चीज़ को, तो वो अपने टाइम पर चीज़ें सारी डिस्कस होंगी। ये जो है, ये जो अपने ये बता रखा है, बता रखा है, ये लेडी खड़ा रखी है, तो ये जो है आपका ये फैमिली जो ये फैमिली में कंपोनेंट है, वहाँ से उठा करके रख दिया गया, दैट्स ऑल। ठीक, ये ही कंप्लीट इंटरफेस है और यही हम लोगों को देखना है। अब आपको सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी जितनी जल्दी अपने पास करेंगे उतना जल्दी आप डेली बेसिस पर उन चीज़ों को रिपीट कर पाएंगे। आपका रिपीट करना, आपका सेल्फ प्रैक्टिस करना लेक्चर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे कल 10 बजे स्टार्ट, कल 9 बजे स्टार्ट करते हैं। कल तो ठीक। पहुंच जाएंगे हम टाइम पे। कल आज 15 मिनट वैसे घूमने